वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। तो हम ये समझने वाले हैं कि जो बॉन्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग आई गेस बिगिनर्स होंगे, तो मैं एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा यहाँ का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखिए, आप सबने डिबेंचर्स कहीं ना कहीं सुने होंगे, राइट? तो पहले हम समझ लेते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक्चुअली एक ही टर्मिनोलॉजी है, एक ही वर्ड है, बस यूज अलग अलग जगह पे होते हैं। देखिए, डिबेंचर्स आपको पता है, डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरीके का सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिसके थ्रू कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, फंड रेज करती हैं जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है। लेट्स से कंपनी है कोई भी, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अब इनको चाहिए फंड्स। तो इनके पास एक तो ऑप्शन है कि ये क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक के पास लोन के लिए जा सकती है। और तीसरा इनके पास एक और ऑप्शन रहता है, वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ पे जो कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं, ये डिबेंचर्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके के लोन होते हैं जो कंपनी लेती है, बट बैंक से नहीं, पब्लिक से। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट ये रहता है कि अगर वो मान लो कंपनी कोई बैंक से लोन लेने जाती है, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है, और वो बैंक जो है अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। वहां पे कंपनी क्या करती है, बैंक के अकॉर्डिंग पे ऑफ करना पड़ता है उनको इंटरेस्ट रेट। लेट से ऐसे समझना, रिलायंस है, वो गई एक लेट से बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है ना, लोन लेने। अब बताओ मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने लेट्स सपोज बोला कि हम तो 10% के हिसाब से लोन देंगे, तो यहाँ पे मजबूरी है रिलायंस की कि 10% के हिसाब से पे करे। बट कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन है इस तरीके का लोन लेने की, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिबेंचर्स। अब यहाँ पे डिबेंचर्स किस तरीके का लोन होता है, ये डिबेंचर्स जो लोन है, ये पब्लिक से लोन उठाती है कंपनी। अब जब कंपनी जो है जैसे रिलायंस है, अगर मान लो ये डिबेंचर्स पब्लिक से लोन उठाती है, तो बताओ इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन तय करेगा? ऑब्वियसली कंपनी तय करेगी, रिलायंस। जब रिलायंस ने इससे लोन उठाया पब्लिक से, तो और रिलायंस ने तय किया कि हम तो भैया 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा हो गया ना। तो ये डिबेंचर्स और कुछ नहीं, एक तरीके के लोन होते हैं जो कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है। वही अगर हम दूसरी तरफ इसकी बात करें, ये आपका बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो बॉन्ड्स भी सेम, बिल्कुल डिबेंचर्स ही होते हैं, बट इशूइंग अथॉरिटी जो रहती है वो रहती है आपकी गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बाई चांस किसी वजह से लोन ले दिएगा, किसी भी पर्पज से गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत होती है, लोन लेती है, तो उसको किस नाम से इशू करती है, बॉन्ड्स। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बिल्कुल डिबेंचर्स की जगह बॉन्ड्स भी यूज करती है, और आपको वही कंपनीज में बॉन्ड्स सुनने को मिलेगा, बट जनरली आप क्या यूज करने लगी है, डिबेंचर्स यूज करने लगी है। ठीक है, तो बॉन्ड्स और कुछ नहीं, बस एग्जैक्टली डिबेंचर्स ही होता है, जिसकी एज इट इज ट्रेडिंग होती है। जैसे आपने शेयर्स की ट्रेडिंग तो सबने सुनी है कि शेयर मार्केट में भैया ट्रेडिंग होती है, वैसे एक अलग ही बॉन्ड मार्केट होता है जहाँ पे बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, वो मार्केट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है। देखिए, ठीक है, ये देखो, जैसे हम गए, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे indiabonds.com। indiabonds.com पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपको बॉन्ड्स दिखाई देंगे। ये देखिए, आरईसी लिमिटेड, अवांसे फाइनेंशियल, इंडो स्टार, वर्थाना फाइनेंशियल प्राइवेट, एचडीबी फाइनेंशियल्स, ये सब क्या है, ये सब बॉन्ड्स हैं। अब इसमें से आपको कोई से बॉन्ड्स के बारे में आपको डीप में जानना हो, तो आप इसको रीड मोड में क्लिक करें, और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी ये लॉगिन मांग रहा है आप देख लेना खुद करके, नहीं मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सारी बॉन्ड का प्राइस क्या चल रहा है, जैसे एट प्रेजेंट चल रहा है 54,950 चल रहा है। और यहाँ पे यील्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 6.2। ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हम आगे समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग मार्केट है जहाँ पे बॉन्ड की ट्रेडिंग करी जाती है। ये मत सोचना बॉन्ड की ट्रेडिंग जैसे आप जो आपके एप्स है ना नॉर्मल स्टॉक के, वहां पे बॉन्ड्स की ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली क्या है, बोल सकते हैं तरीके का लोन है जो किससे लिया जाता है, पब्लिक से लिया जाता है। ठीक है ना, अब वो गवर्नमेंट भी इशू करती है तो जनरली टर्म क्या यूज करती है, बॉन्ड्स। अगर कंपनी इशू करती है तो क्या यूज करती है, डिबेंचर्स।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है। अब देखिए बॉन्ड चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना होगा इसमें कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है अगर आपको बॉन्ड के टॉपिक्स आगे समझना है तो, या बॉन्ड आपका वैल्यूएशन जानना है तो। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं यहाँ पे बॉन्ड के टॉपिक समझते हैं, इसकी समझते हैं और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज करी जाती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर का फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू और कुछ नहीं, जो बॉन्ड की रियल वैल्यू है जो उसके फेस पे एनक्रिप्टेड है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है, उसका इंडेंचर है। बॉन्ड इंडेंचर क्या होता है? एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जिसपे एक तरीके का सर्टिफिकेट ही मान लो, जिसपे क्या रहता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, बॉन्ड का आपका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं वो क्या होने वाली है। जनरली बॉन्ड की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 100 रुपए होगी, ठीक है ना, या फिर 1000 रुपए होगी कई बॉन्ड्स की। और इस पे इंटरेस्ट रेट इसका पब्लिश होता है, मान लो कोई बॉन्ड है 6% इंटरेस्ट रेट का, तो सारी सारी इंटरेस्ट रेट और जो फेस वैल्यू सारी चीजें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंडेंचर बोलते हैं। ये फाइनेंस में टर्म यूज होता है बॉन्ड की जगह, एक्चुअल में होता सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, तो जो इस इंडेंचर पे वैल्यू सर्टिफाइड है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड फेस वैल्यू। हाँ, तो आई होप फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है हमारा कूपन रेट्स। ठीक है, अब ये कूपन रेट्स क्या होते हैं? देखिए कूपन रेट्स और कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका बॉन्ड होता है एक तरीके का लोन ही होता है, तो ऑब्वियसली जब कोई किसी से लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कूपन रेट्स होते हैं, ये एक तरीके का इंटरेस्ट रेट ही होता है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट जस्ट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है, ताकि अगर कोई डायरेक्टली कूपन रेट बोले तो हम वहाँ एक पर्टिकुलर समझ पाए या रिलेट कर पाए कि हाँ वो बॉन्ड की ही बात हो रही है। अगर हम इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली बोलेंगे इससे तो क्या मतलब होगा? इंटरेस्ट रेट तो कुछ भी हो सकता है, बैंक से रिलेट कर सकता है, कंपनी से रिलेट कर सकता है, या और कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम कूपन रेट बोलेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा? बॉन्ड से। इसलिए ये कूपन रेट जो होता है ये आपको, जैसे मैंने बताया ना, बॉन्ड इंडेंचर, इसके ऊपर ही ये क्या होता है? एनक्रिप्टेड होता है कि आपको इस फिक्स रेट के ऊपर से कंपनी वो आपको प्रॉमिस करती है कि आप इस फिक्स रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे रेट को हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कूपन पेमेंट्स। अब कूपन पेमेंट्स और कुछ नहीं बल्कि यही जो कूपन रेट है इसको आप जस्ट रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो वो आपके कूपन पेमेंट्स बन जाते हैं। देखिए इसे समझाता हूँ। लेट से ये जो डिबेंचर है, ये बहुत सारी बॉन्ड है, ये आपका लेट से 100 रुपीज का, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 100 है। इसके ऊपर आपका ये एनक्रिप्टेड कितना है? कूपन रेट 6%। अब बताइए इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट ये कूपन पेमेंट मिलेगा ये कितना मिलेगा? 100 × 6, यानी कि 6 रुपए। तो ये 6 रुपए आपका क्या है? कुछ नहीं, ये आपको ये कूपन पेमेंट कहलाएगा, दैट्स इट। यानी कि जो हमारा कूपन रेट था इसको अगर हम रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या कहलाएगा? आपका कूपन पेमेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, इशू प्राइस। अब आते हैं इशू प्राइस पे। इशू प्राइस क्या होता है? देखिए इशू प्राइस एक्चुअली वो प्राइस होता है जिसमें कंपनी एक्चुअल में आपको डिबेंचर्स इशू करती है या बॉन्ड इशू करती है। देखिए पहली बात समझना जरूरी है कि जो प्राइस आपकी इस इंडेंचर के ऊपर लिखी हुई है, जैसे मैं हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, 100 रुपए प्राइस लिखी हुई है, तो जरूरी नहीं है कंपनी आपको यही 100 रुपए के ऊपर दे देगी। अगर मान लो कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉन्ड इशू किया, अब सबको मालूम है कि उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी आपको 100 रुपए में नहीं दी क्योंकि बहुत सारे लोग लेने आएंगे ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डिमांड इसका प्राइस भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्पाइक करेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं 100 रुपए प्लस देगी आपको प्राइस, एक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो बात आती है कंपनी जितने में स्टार्टिंग में इशू करती है अपना एक बॉन्ड, या फिर कितने में देती है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इशू प्राइस। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो डिस्काउंट में भी इशू करती है, जिनको लगता है कि मार्केट में गुडविल उसकी अच्छी नहीं है, तो वो कंपनी क्या करती है, जो उनके इंडेंचर पे प्राइस लिखा रहता है उससे कम का इशू करती है। ठीक है ना, जैसे किसी ने किया 100 रुपए का प्राइस लिखा है बट उन्होंने कर दिया 90 पे इशू, तो 90 क्या कहलाएगी? उनकी इशू प्राइस कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस।
अब मार्केट प्राइस और कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जितने पे ट्रेड कर रहा होता है आपका डिबेंचर या बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार हम, कि जो इंडिया बॉन्ड्स डॉट कॉम की एक वेबसाइट है ये, यहाँ पे देखिए जैसे आरईसी लिमिटेड लिखा हुआ है, आरईसी लिमिटेड अभी एट प्रेजेंट जितने का भी ये शुरू में इशू हुआ तो उसका मतलब नहीं है, अभी किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 54,950। यानी कि अगर आपको अभी आरईसी लिमिटेड का एक बॉन्ड चाहिए तो आपको कितना एट मार्केट पे करना पड़ेगा, 54,950। ऐसे ही इसका अलग है, इसका 10,52,256 है, इसका अलग है, इसका 1,019 है। तो ये अलग अलग मार्केट रेट्स है जिसके ऊपर पर्टिकुलर बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जिसपे मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन होता है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से खरीदता है। दोनों में डिफरेंस यही है, इश्यू प्राइस में जो भी पर्सन होता है डायरेक्टली कंपनी से खरीदता है, और मार्केट प्राइस ये होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से खरीदता है। तो बेसिकली इश्यू प्राइस की जब बात आती है तो ये होता है आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम बॉन्ड अपना क्या होता है, ट्रेड होता है कंपनी से डायरेक्टली किसके पास जाता है, पर्सन के पास। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट या फिर जो भी आपका मार्केट होता है बॉन्ड मार्केट, जहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रेड चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट क्या होते हैं, देखिए मेच्योरिटी डेट और कुछ नहीं, अब एक जो भी बॉन्ड होता है ना, उसकी एक फाइनल डेट होती है कि कितने दिन बाद वो मैच्योर होगा, यानी कि रीपेमेंट उसकी कब होगी। जैसे एक बॉन्ड है, इसका इंडेंचर है, यहाँ पे मैंने बताया दो चीज क्या लिखी होगी, एक तो उसकी फेस वैल्यू यहाँ पे एनक्रिप्टेड होगी, एक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दूसरा एक और चीज लिखा होता है टाइम पीरियड। जैसे लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 10 years, यानी कि ये बॉन्ड 10 साल बाद, 10 साल तक कंपनी के पास रहेगा और 10 साल बाद वापस से रीपे हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 साल बाद यानी कि कौन सी डेट पे, तो एक पर्टिकुलर डेट गिवन होगी। जैसे कि अगर मान लो आज 2024 में एक पर्टिकुलर बॉन्ड इशू करा गया और उसके टाइम पीरियड लिखा गया कि 10 साल बाद, यानी कि 2034 में, 2034 में क्या होगा, ये बॉन्ड मैच्योर होगा, यानी कि रीपेमेंट करी जाएगी इसकी। तो वो पर्टिकुलर डेट क्या कहलाती है, आपकी मैच्योरिटी डेट। आई गेस क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस क्या होती है, ध्यान से सुनना। रिडेम्पशन प्राइस और कुछ नहीं, वो प्राइस होती है जो आपको इंटरेस्ट के अलावा दूसरी प्राइस और बेनिफिट आपको मिलता है, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से। मतलब जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये है पब्लिक, ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी ने बोला कि हम भैया बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड है लेट से 100 रुपए का, ध्यान से देखना, बॉन्ड है 100 रुपए का, इसका इंटरेस्ट रेट है 6 रुपए, तो हर साल आपको 6 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड है लेट से 10 साल का, आपको पहली चीज बताइए क्या मिलेगी, हर साल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, कूपन पेमेंट हो गया, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये कूपन पेमेंट हो गया। प्लस एक चीज और मिलेगी आपको एट द एंड ऑफ दीज 10 years, यानी कि 10 साल बाद आपको एक चीज और कंपनी वादा करती है कि ये जो हमने 100 रुपए से अभी आपसे खरीदा है, जैसे ही ये 10 साल पूरे होंगे, हम आपको ये बेचेंगे वापस से, यानी कि रीपे करेंगे मैच्योरिटी डेट पे, एट अ प्राइस हायर देन दिस 100 रुपीज, यानी कि 100 के ऊपर कुछ भी प्राइस। अब वो कंपनी डिसाइड करेगी कि 110 होगा या 120 होगा या 130 होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको हायर प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, मान लो 130 पे कंपनी बोली ये रीपे करेंगे, तो ये जो 130 हुआ ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिडेम्पशन प्राइस, या इसे हम रिडेम्पशन वैल्यू भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू और कुछ नहीं, बल्कि जितना भी आपको ओवरऑल जितने भी साल के लिए बॉन्ड इशू हुआ है, यानी कि 10 साल के लिए हुआ है, जैसे एग्जांपल, आपको इन पूरे 10 सालों में जितना भी आपके पास कैश का इनफ्लो आने वाला है अलग अलग सालों में, जैसे कि हर साल आपको इंटरेस्ट रेट कूपन पेमेंट्स के फॉर्म में मिलेगा 10 सालों तक पूरी। मान लो ये 10 साल का टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये पूरा हर साल। और एट द एंड आपको क्या मिलेगा,
ये आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी जैसे हमने बताया यहाँ पे। अब इन सब का आप जब यहाँ पे ला ला के फर्स्ट पहले ही साल पे यानी कि यहाँ पे आप इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कि भैया इन सब की आज की वैल्यू बताओ कितनी है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जितने भी कैश इनफ्लोस इन फ्यूचर हमें होने वाले उन सब की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, देखिए हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऑलरेडी पढ़ चुका है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालती है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी कि मान लो आपने बॉन्ड किसी कंपनी में बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेट से 10%, तो जब आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ना, या फिर जिसमें आपने कमाया है, उसका यूज करके, उस फैक्टर का यूज करके जो भी आप वैल्यूज को डिस्काउंट करते हो, तो उस वैल्यू पे जो भी निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। आई होप इतने टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया है बॉन्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। सबसे पहला आता है कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। इसे ध्यान से समझिए। पहले हम समझते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो अब क्या होता है जनरली कि जो टाइम पीरियड रहता है रिडेम्पशन का वो बहुत लंबा होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक आप बॉन्ड कंपनी ने इशू किया, उसका टाइम पीरियड है लेट से 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स से। अब यहाँ पे 10 साल में आपको क्या लगता है जो इंटरेस्ट रेट कंपनी ने वादा किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी 6%, ये सेम रहता होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता होगा, ठीक है ना। तो अब लेट से कि अगर मान लो ये फ्लक्चुएट करके हो गया 5%, मार्केट में कितना चल रहा है 5%, बट कंपनी ने वादा कितना किया हुआ है आपको, 6%। अब मुझे यहाँ पे बताओ कंपनी का ये बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? यहाँ पे कंपनी ने बोला है आपसे कि हम 6% देंगे, बट यहाँ पे मार्केट में रेट चेंज होके फ्लक्चुएट होकर कितना आ गया, 5%, यानी कि जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स है वो सारे के सारे 5% पे इशू कर रही है और वो कंपनी जबरदस्ती आपको 6% पे दिए जा रही है, तो यहाँ पे तो कंपनी का नुकसान है ना। तो यहाँ पे कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है बॉन्ड को कॉल करने का, यानी कि जो कंपनी शुरू में बॉन्ड यानी कि एट वेरी फर्स्ट डेट जब कंपनी पहली बार बॉन्ड इश्यू करती है, तो कंपनी उसके साथ एक ऑप्शन अटैच कर देती है कि अगर हमें लगेगा, अब मतलब अगर कंपनी को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिर गया है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड को एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे कॉल कर लेंगे। कॉल करने का मतलब होता है वापस बुला लेंगे और फिर हम उसको नए तरीके से इशू करेंगे उसी मार्केट रेट के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में खरीद भी तो खरीदे का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने बताया था कि पहली बार तो कंपनी इशू कर देती है, उसके बाद जो बॉन्ड्स होते हैं वो मार्केट में परसेंट टू परसेंट ट्रेड होते रहते हैं। जैसे कोई बॉन्ड था 100 रुपए का, कंपनी ने पहले इशू कर दिया, अब ये जाएगा सेकेंडरी मार्केट में परसेंट टू परसेंट ट्रेड होने का। तो मान लो ये 100 रुपए का बॉन्ड है, ये एक पर्सन के पास आया 100 रुपए का, अब ये पर्सन इसे कितने का बेचेगा, 110 का, ये पर्सन किसी दूसरे को बेचेगा 120 का, ऐसे ट्रेड होता रहेगा ना। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि ये जो बॉन्ड है इसको प्री डिसाइडेड प्राइस पे ना करके, यानी कि कॉल ऑप्शन ना करके, ये मार्केट से डायरेक्टली इस प्राइस पे खरीद ले। बात तो वही हुई, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नुकसान है। क्या नुकसान है? देखिए अगर मान लो ये जो बॉन्ड है इसकी प्राइस मार्केट में बहुत हाई चल रही हो, मान लो 150 चल रही हो या 160 चल रही हो, तो जो कंपनी है उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से खरीदना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने पास एक ऑप्शन रखती है जिसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और वही बॉन्ड्स कहलाते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स। इसके बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये प्री डिसाइडेड प्राइस होती है। प्री डिसाइडेड का मतलब ये होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है ना, तो उसी टाइम बोल देती है कि आज तो ये बॉन्ड 100 रुपए का हम इशू कर रहे हैं, बट अगर हम कॉल करेंगे इसे, चाहे मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रही हो, हम उसे 110 पे कॉल कर लेंगे या 105 पे कॉल कर लेंगे। तो ये प्री डिसाइडेड होती है। और हाँ, प्री डिसाइडेड प्राइस के साथ साथ डेट यानी कि टाइम पीरियड भी फिक्स होता है कि कितने टाइम बाद हम इसे कॉल कर लेंगे। लेट से बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम पीरियड तो 10 साल है,
बट यहाँ पे कंपनी बोल सकती है कि अगर हम ये कॉल ऑप्शन लगाएंगे तो हम इसे 5 साल बाद ही कॉल कर लेंगे। तो कंपनी क्या क्या चीज प्री डिसाइडेड करेगी? एक तो ये कंपनी ने प्राइस कर लिया, दूसरा क्या कर लिया कंपनी ने, टाइम भी बता दिया कब हम कॉल करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन, जो कंपनी के पास होता है। और ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलेबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट, पुटेबल बॉन्ड्स। अब यहीं पे आप सिनेरियो चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो? यहीं पे आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर मान लो कंपनी ने इशू कर दिया सेम 100 रुपए का बॉन्ड, और मार्केट में कंपनी ने वादा किया था 6% के हिसाब से पे करने को। अब मार्केट में रेट चल रहा है लेट से 8%, ठीक है ना, लेकिन कंपनी किस रेट से देगी? वो तो 6% के हिसाब से देगी। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? ऑब्वियसली बायर का हो रहा है, जिसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मार्केट में तो रेट 8% चल रहा है ना। तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर होगा उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? वो तो 8% के हिसाब से मांगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो बायर है इसके पास भी एक ऑप्शन रहता है कि ये भी शुरू में बता दे कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है तो हम भी 4 साल बाद एक ऑप्शन हम ले सकते हैं, और एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे, लेट से उन्होंने बोला कि हम भी 120 रुपए पे लेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है कि वो कंपनी को वापस कर सके, क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? पुटेबल बॉन्ड्स। तो ये राइट किसके पास होता है? पुटेबल राइट्स ये होता है आपके इन्वेस्टर के पास, यानी कि बायर के पास। आई होप आपको कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज इसे रिवाइंड करके देख लो, कि आगे हम बहुत जगह इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कॉल डेट और कॉल प्राइस। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। कॉल डेट क्या होती है? जो प्री डिसाइडेड डेट होती है, जो कंपनी बोलती है कि इस डेट पे हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन हम कर लेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉल डेट बोलते हैं। और कॉल प्राइस क्या होती है? प्री डिसाइडेड प्राइस होती है, जिसपे कंपनी बोलती है हम अपना कॉल ऑप्शन ले लेंगे। उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कॉल प्राइस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तीन टर्म्स जो है हमारे ये वाले हैं, करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटीज और यील्ड टू कॉल। ये तीनों समझना एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पहले हम समझते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है। देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हर जगह बॉन्ड में आप मैक्सिमम टाइम समझ लो, एग्जाम्स में 90% ऑफ केस में वाईटीएम ही पूछा जाता है, और कुछ टॉपिक में खास इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वाईटीएम ही ज्यादातर पूछे, इसलिए ध्यान समझने से। यील्ड टू मैच्योरिटी, देखो यील्ड टू मैच्योरिटी और कुछ नहीं बल्कि वो रेट होता है कि जितने भी टाइम पीरियड में, यानी कि जितना भी आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिडम्पशन पीरियड होता है, जैसे कि मान लो 10 साल का था आपका पीरियड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जितना भी रेट के हिसाब से, जिस भी रेट के हिसाब से आपने कमाया, मान लो आपने कमाया 10% के हिसाब से इस पूरे टाइम पीरियड पे, तो इस रेट को हम क्या बोलेंगे? YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये यील्ड टू मैच्योरिटी और कुछ नहीं बल्कि वो पर्टिकुलर रेट होता है जो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि जो भी हमारा पूरा टाइम पीरियड होता है आपका बॉन्ड का, उस पीरियड के ड्यूरिंग जितना भी हमने एक्चुअल में कमाया, उसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी, इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, यील्ड टू कॉल। अब देखिए, यील्ड टू कॉल होता तो एक्चुअल में YTM, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी है, कि जितना हमने जिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमाया। बट अब जैसे मैंने बताया कि एक कॉल पीरियड होता है, बट कंपनी ने ऑप्शन दिया था कि जैसे ही 5 साल होंगे हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन अपना ले लेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कंपनी ने स्टार्टिंग से लेके कॉल पीरियड तक कितना कमाया। तो यहां से अब हम 10 साल नहीं देख रहे हैं, अब हम कहां तक देख रहे हैं? जो भी कॉल डेट तक थी ना, वहां तक अगर हम देखेंगे कि वहां तक कंपनी ने कितना कमाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यील्ड टू कॉल, YTC। एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस बात का है? टाइम पीरियड का डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा ये जो है करंट यील्ड। करंट यील्ड में भी हम बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं हमने कितना कमाया, बट यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है इन जस्ट 1 ईयर। इस एक साल के अंदर अंदर, मतलब जो करंट ईयर है, इसमें हमने कितना कमाया रियल में उस पर्टिकुलर ईयर का। जब हम सिर्फ क्या देखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
करंट यील्ड CY। आई होप आपको तीनों टर्मिनोलॉजी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, क्या होता है करंट यील्ड, क्या होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, और क्या होता है यील्ड टू कॉल। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स, ZCB। अब ये ZCB, कुछ लोग GCB बोलते हैं, वो देख लेना अपने हिसाब से क्या बोलते हैं इसे। जीरो कूपन बॉन्ड्स, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड्स और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके के बॉन्ड्स ही होते हैं। बट डिफरेंस ये होता है यहाँ पे, आपको इस पे जो कूपन रेट जो हमने पढ़ा था ना अभी, देखिए इस वाली स्लाइड पे ये जो कूपन रेट पढ़ा था, इसमें ये नहीं होता है अब इन बॉन्ड्स पे। तो ऐसे बॉन्ड्स जिसपे जो कूपन रेट नहीं लिखा होता उनके इंडेंचर पे, जहाँ पे कंपनी आपको कूपन रेट्स नहीं देती, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स। एक बार हम यहाँ पे इसको इरेज कर दे, फिर समझाता हूँ क्या होता है। देखिए देख, हाँ ये वापस से हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड इंडेंचर है। अब यहाँ पे आपको बॉन्ड तो लिखा हुआ है कितने रुपए का, लेट्स से 100 रुपए का, बट यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट होगा ना, ये जो 6% बताया था, ये नहीं लिखा होगा। लेकिन हाँ टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली मेंशन होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, टाइम पीरियड तो मेंशन होगा कितने टाइम के लिए इशू किया गया है। तो ऐसे बॉन्ड जिसपे आपका कूपन पेमेंट मेंशन नहीं होता, जहाँ पे कंपनी आपको बिल्कुल भी वादा नहीं करती कि हम आपको इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे, तो ऐसे हम बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जब कोई कंपनी वादा ही नहीं करे कि हम आपको इंटरेस्ट पेमेंट देंगे, तो कोई इंसान जीरो कूपन बॉन्ड्स लेना ही क्यों चाहेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक दूसरे तरीके का बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड करती है, जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू हमने एक पढ़ा था, याद है रिडेम्पशन वैल्यू। जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है और ये जो इशू प्राइस होती है, इसमें सब्सटैंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर लेता है। यानी कि ये जो कंपनी ने मान लो इशू किया 100 रुपए का, ठीक है, अब कंपनी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो दे नहीं रही, लेकिन कंपनी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉमिस एक करती है कि हम आज तो इंटरेस्ट रेट तुम्हें नहीं देंगे इन 10 सालों तक, बट जैसे ही 10 साल तुम्हारे पूरे होंगे, हम ये 100 का बॉन्ड तुम्हें वापस कर देंगे, कितने में, 200 के रेट के हिसाब से। देखो आपको जस्ट डबल मिल रहे हैं पैसे के, नहीं मिल रहे। तो वहां पे जो आपको 10 साल के इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। तो ऐसे बॉन्ड्स को जहाँ पे आपका सब्सटैंशियल डिफरेंस होता है आपका इशू प्राइस के बीच में और आपका मेच्योरिटी वैल्यू, या फिर हम इसे रिडेम्पशन वैल्यू बोल सकते हैं, उसके बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसीलिए लोग इसमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स यहाँ पे ट्रेड नहीं होते। बात समझ में आ गई, क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो बॉन्ड इशू होते हैं इशू प्राइस पे, और जो सब्सटैंशियल डिफरेंस पे, यानी कि आफ्टर हैवी अमाउंट पे क्या होते हैं, रिडीम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स पे। अब ये आपके डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स और कुछ नहीं बल्कि वो बॉन्ड्स होते हैं जहां पे इशू तो होते हैं आपके बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, नाम से समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे इशू होते होंगे। तो मान लो कोई 100 रुपए का बॉन्ड है, अब कंपनी बोलती है कि हम इसे इशू करेंगे बट डीप डिस्काउंट में। लेट से इन्होंने इशू किया 70 रुपए पे, 100 रुपए का बॉन्ड कंपनी दे रही है 70 रुपए का, ठीक है। और बट जब इनका रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो ये इशू जो होंगे वो अपनी पार वैल्यू पे होंगे। पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, ये बॉन्ड रियल में तो 100 रुपए का ही था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीप डिस्काउंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो इशू तो होते हैं आपके डिस्काउंट पे, बट आपका फाइनल यानी कि रिडीम होते हैं किस पे, पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे, 100 रुपए पे। ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको क्या होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है एन्युटी बॉन्ड्स। अब एन्युटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, एन्युटी बॉन्ड्स और कुछ नहीं, वो बॉन्ड्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सेम बॉन्ड होते हैं, बस इसका पेमेंट का तरीका अलग होता है। कैसे, अब यहाँ पे जो भी आपको बॉन्ड्स होते हैं उसका पेमेंट आपको फाइनल बताइए कब मिलता है, आपको एट द एंड मिलता है, पूरा पेमेंट एट द एंड मिलता है। बट ये जो एन्युटी बॉन्ड्स होते हैं ना, इसका पेमेंट आपको हर साल कंपनी पार्ट में आपको पे कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्ड है 100 रुपए का,
कंपनी ने बोला हम आपको कितना देंगे, 120 देंगे एट द एंड। तो कंपनी क्या करती है, और लेट्स से ये बॉन्ड है, इनका टाइम पीरियड 10 साल, तो बताइए हर साल का कितना बन रहा है, 120 डिवाइड बाई 10 कितना बन रहा है, 12 रुपए। तो एन्युटी बॉन्ड्स ये बॉन्ड्स होते हैं कि हर साल आपको कंपनी क्या करती है, 12 रुपए के रेट के हिसाब से आपको हर साल पेमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनका हर साल एनुअली पेमेंट आपको मिलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बॉन्ड्स। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, बॉन्ड स्ट्रिप्स। देखिए ये वैसे तो इसका सेपरेट टॉपिक है, अभी मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में बता देता हूँ बॉन्ड स्ट्रिप्स एक्चुअल में होते क्या है। बॉन्ड स्ट्रिप्स और कुछ नहीं बल्कि जो भी आपका इंटरेस्ट स्ट्रिप है, जो हमने बताया था कि कूपन पेमेंट मिलता है आपको, वो इंटरेस्ट ही तो होता है कूपन पेमेंट। तो जो आपका कूपन पेमेंट होता है और जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू होती है, ठीक है ना, जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है लास्ट में, जब उन दोनों की ट्रेडिंग हम सेपरेट कर पाते हैं, यानी कि जो आपका उसका इंटरेस्ट का पेमेंट है उसकी ट्रेडिंग जो आदमी मार्केट में बेचता है दूसरे के हिसाब से, और जो आपका फाइनल रहता है यानी कि जो मेच्योरिटी वैल्यू रहती है उसकी ट्रेडिंग हम अलग अलग दोनों कर पाते हैं, तो दोनों की सेपरेट स्ट्रिप बन जाती है। उसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रिप। एक कहलाती है इंटरेस्ट स्ट्रिप, एक कहलाती है मेच्योरिटी स्ट्रिप। ठीक है, आई गेस बॉन्ड स्ट्रिप भी क्लियर हो गई होगी। ब्रीफ में डिटेल में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसे। तो बेसिकली ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी आपकी बॉन्ड वैल्यूएशन की, ठीक है ना, जो आपको जानना जरूरी था आगे के टॉपिक्स पढ़ने से पहले। अब ऐसे आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जैसे कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, उसके बाद आएगा स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो सारी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अभी और बाकी है। ये सारी सिर्फ अभी मैंने बेसिक क्लियर करी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गई है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखो। राइट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपको बॉन्ड वैल्यूएशन आता है तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज थ्योरी में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि कॉल डेट और कॉल प्राइस क्या होता है, कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो यही तक था आज का लेक्चर। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।